नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी बात कर रहा हूं। दोस्तों, लगातार हमारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर आगामी वैकेंसीज कब आएंगी, आगामी एग्ज़ाम्स कब लगेंगे, हम तैयारी किस प्रकार से करें। मैं जो आप सब लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, और जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे उनसे भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। भी एक बात बताइए, आपके पास और कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप लाइफ में कामयाब हो सकते हैं तो बेशक आप वो कीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप हाथ पे हाथ रखे हुए क्यों बैठे हुए हैं? आप मुझे एक बात बताइए, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पहले से लचर है जो हमें और ऑप्शंस देता ही नहीं है, और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आप कैसे कामयाब बनेंगे? भी आपके पास ओनली जो ऑप्शन है केवल और केवल स्टडी है। भी कन्फ्यूशियस का एक कथन है कि अगर आप लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फैसला लें, और फैसला लेते समय आप जितना वक्त दे सकते हैं फैसले को दें कि क्या चीज आपके लिए सही और क्या चीज आपके लिए गलत है। लेकिन जब एक बार आपने फैसला ले लिया तो फिर आप बीच में रुके ना, उस काम को अंजाम तक आप पहुंचाइए। और जब आप लोगों ने ये तय ही कर लिया कि आपको कहीं ना कहीं अच्छी स्टडी करके एग्जाम में सेलेक्ट होना है और उसके बाद आपको एक कामयाब जिंदगी जीनी है ताकि इज्जत और शोहरत के साथ आप समाज में रह सको। इज इट क्लियर और नो? लेकिन अगर आप कोरोना काल चल रहा है, नो डाउट सभी के साथ मुसीबतें हैं, लेकिन इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए ना। भाई आप बाद में क्या करेंगे, आग लगने पर आप कुआं खोदेंगे। इससे अच्छा है आप अभी से सभी सब्जेक्ट की जो एग्जाम में कवर होती हैं उनकी आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए, ताकि आप एग्जाम टाइम पे कहीं आप डिप्रेशन में ना आए, प्रेशर में ना आए, और आप अच्छी तरीके से एग्जाम को कवर कर पाएं। तो ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कथन है, जो लोग तैयारी छोड़ के बैठे हैं उन लोगों के लिए कथन है कि आखिर लोग रुक रुक कर हर मोड़ पर संभलते क्यों हैं? आखिर लोग रुक रुक कर हर मोड़ पर संभलते क्यों हैं? और इतना ही डर लगता है तो फिर अपने घरों से निकलते क्यों हैं? तो दोस्तों, वापस से हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र में हमने कुछ बेसिक बातें की थी। जैसे हम बात करें, हमने बातें की बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। हमने बाह्य कंकाल से रिलेटेड टॉपिक की हमने बात की थी कि बाह्य कंकाल किससे उत्पन्न होता है, तो आंसर होगा अधिचर्म से उत्पन्न होता है। हमने यहां से देखा बाह्य कंकाल कहां पाया जाता है, शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है। बाल नाखून किसके बने होते हैं, ये चीज आपने सुनी होगी। तो दोस्तों, बाल नाखून बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये चीज हमने देखी। केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। हमसे पूछा जा सकता है त्वचा में क्या पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है अल्फा केराटिन। क्या पाया जाता है? अल्फा केराटिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हमसे पूछा जा सकता है, यहां से अगर अपन बात करें कि बाह्य कान में कौन सी संरचना पाई जाती है, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी बाह्य कान में कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है उपास्थि। ये हमने यहां से सीखा था। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था अंतः कंकाल, और अंतः कंकाल में हमने उपास्थियों का अध्ययन कर लिया था। तो जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक छोड़ा था अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, और इसमें हमने देखा था एक संरचना होती है उपास्थि और एक संरचना होती है अस्थि। हमने उपास्थियों के लिए एक वर्ड काम में लिया था कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो, और हड्डियों के लिए एक शब्द काम में लिया था ओस्टियो। ये चीजें दोस्तों हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उपास्थि से रिलेटेड सभी पॉइंट हमने देख लिए थे। दोस्तों, जो जो मैं यहां से अपने हाथ से लिखता हूं ये चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना है या पॉज करके आप ये चीजें लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों, सारी चीजें मैंने पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, तो ये बात अपन यहां से कर सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है अस्थियां, हड्डियों से रिलेटेड जो पॉइंट रहने वाला है। हम यहां से बात करें अस्थि,
अस्थि या हड्डियां, जिनके लिए एक जो रूट वर्ड जो काम में लिया जा सकता है, बोन्स के लिए जो रूट वर्ड काम में लिया जाएगा वो रूट वर्ड रहेगा ओस्टियो। क्या वर्ड रहेगा? ओस्टियो। अब यहां से हम बात करें, इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। ओस्टियो वर्ड के आगे अगर मैं लोजी लगा दूं, ओस्टियो वर्ड के आगे अगर लोजी लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ओस्टियोलॉजी। लोजी। तो ये क्या बनेगा? ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियोलॉजी का अर्थ क्या होगा? हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। अगर मैं ओस्टियो के आगे साइट लगा दूं तो लास्ट क्लास में भी हमने बोला था साइट का अर्थ क्या रहेगा? कोशिका। तो ओस्टियोसाइट मतलब हड्डियों में मिलने वाली कोशिका, हड्डियों की कोशिका। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। और अगर यहां से ओस्टियो के आगे मैं अगर वर्ड लगा दूं दोस्तों ब्लास्ट, तो ब्लास्ट का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। तो दोस्तों हम यहां से क्या बात करेंगे? हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका। हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, करने वाली कोशिका। अगर मैं यहां से ओस्टियो के आगे अगर मैं क्लास्ट लगा दूं, क्लास्ट, तो हम क्या कहेंगे? हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका। नष्ट करने वाली कोशिका। तो कुल मिला के अपन ये बात यहां से कर सकते हैं। देखो हमने एक रूट वर्ड पकड़ा और रूट वर्ड हमने क्या रखा? ओस्टियो। ओस्टियो के आगे हमने क्या लगाया? लोजी। तो क्या बन गया? ओस्टियोलॉजी। हड्डियों को कहीं ना कहीं हड्डियों में मिलने वाली जो अपन बात करें, ओस्टियोलॉजी की हम बात करें तो हड्डियों का अध्ययन। ओस्टियोसाइट मतलब हड्डियों की कोशिका। ओस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका। क्लास्ट मतलब नष्ट करना। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था दोस्तों, उपास्थि के लिए एक रूट वर्ड काम में लिया था, कोन्ड्रियो। क्या वर्ड लिया था? कोन्ड्रियो। और कोन्ड्रियो का अर्थ क्या था? उपास्थि। अब मैं केवल ओस्टियो की जगह अगर मैं कोन्ड्रियो रख दूं तो फिर क्या बनेगा? कोन्ड्रियोलॉजी, कोन्ड्रियोसाइट, कोन्ड्रियो ब्लास्ट, कोन्ड्रियो क्लास्ट। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो आप चीजों को लिंक कर सकते हैं वन बाय वन करके। तो ये हमने देखा कि कुछ रूट वर्ड को काम में लेकर हड्डियों से रिलेटेड बात हम कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम। ये हमने हड्डी की संरचना बनाई है। मान लो ये हड्डियों के अंदर मिलने वाली कोशिकाएं हैं जिनको कहा जा सकता है ओस्टियोसाइट। हड्डियों में मिलने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट। ये हम यहां से बोल सकते हैं। फिर हमने यहां से देखा कि कहीं ना कहीं हड्डियों में एक ठोस लवण भरा होता है। अगर इसकी बात हम करें तो दोस्तों इस ठोस लवण को कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो लवण है, आपसे पूछा जाए कि हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है, तो हम यहां से बात करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए लवण पूछे तो हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन कभी कभी इसका सूत्र भी हमसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों देखना, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और कैल्शियम आयन के ऊपर +2 आवेश रहता है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो ये चीजें पूरी सीखेंगे हम। और फॉस्फेट के ऊपर दोस्तों हम बात करें तो होता है -3। अब अगर सूत्र की हम बात करें तो दोस्तों क्रिस क्रॉस रूल होता है संयोजकता का। उससे हम दोस्तों ये बात कर सकते हैं यहां से कि कहीं ना कहीं ये 2 तो चला गया फॉस्फेट के नीचे और 3 आ गया कैल्शियम के नीचे। तो जो सूत्र बना वो क्या बना? कैल्शियम, ये 3 लगा दो यहाँ पे, और फॉस्फेट के नीचे क्या चला गया? 2 चला गया। तो दोस्तों ये क्या है? सूत्र है। फिर से क्वेश्चन को देखना कि हड्डियों के अंदर कौन सा लवण पाया जाता है, तो उस लवण का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। उस लवण का सूत्र है Ca3 और फॉस्फेट के होल ट्वाइस।
तो ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है या हड्डियां किसकी बनी होती है। देखो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कैल्शियम की, लेकिन दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की मिलके बनी होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए यहां से तत्व पूछ लिया जाए तो दोस्तों हम यहां से बोलेंगे कैल्शियम व फास्फोरस। देखिए अगर इनके प्रतीक हम लिखना चाहें, कैल्शियम और फास्फोरस के अगर हम प्रतीक लिखना चाहें, कैल्शियम को ऐसे लिखते हैं और फास्फोरस को पी से लिखते हैं। देखिए जहां भी कैल्शियम इन्वॉल्व होता है वहां कठोरता आ जाती है। तो हड्डियों की कठोरता जिस लवण के कारण आ रही है, ये कौन सा लवण है? कैल्शियम फास्फेट। तो इसके लिए कठोरता के लिए क्या रहता है? जिम्मेदार। कठोरता के लिए जिम्मेदार। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हड्डियां खुद एक क्या है? संयोजी उत्तक है। भाई हड्डियां क्या हैं? एक संयोजी उत्तक हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं हड्डियां संयोजी उत्तक हैं। और अभी अभी हमने देखा कैसी होती है? कठोर। तो ये कठोर संयोजी उत्तक है। और हमने बात की थी हड्डियों की और उपास्थियों की जो उत्पत्ति होती है कौन से जनन स्तर से होती है? मीजोडर्म से। तो हम कह सकते हैं मीजोडर्म या मध्यचरम, मीजोडर्म या मध्यचरम से इनकी क्या होती है? उत्पत्ति। मध्यचरम से उत्पत्ति होती है। इज इट क्लियर और नो? और हमने यहां से देखा कहीं न कहीं दोस्तों हड्डियों को बोला जाता है ओस्टियो। और इसी रूट वर्ड से एक शब्द और हम यहाँ पे बना सकते हैं। कहीं न कहीं अगर हम बनाना चाहें तो हड्डियों का जो आवरण होता है, भी हड्डियों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, हड्डियों के जो ऊपर आवरण मिलेगा, इसको बोल देंगे हम पेरी ओस्टियम। इस आवरण की हम बात करें पेरी ओस्टियम। ओस्टियम ये हड्डियों का क्या है? आवरण। तो एक बार आप सब लोग मेरे साथ कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे इस बात को। देखिए हमने क्या देखा? अस्थियों में हमने देखा कि अस्थियों को कहा जाता है ओस्टियो। और ओस्टियो के साथ हम अगर वर्ड लगा दे ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, तो हम ये बातें करेंगे कहीं ना कहीं इस रूट वर्ड से अलग अलग चीजें बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो हड्डियां होती हैं उनमें मिलने वाली कोशिका को क्या बोला? ओस्टियोसाइट। और हड्डियों के बीच में एक लवण भरा होता है। भाई बोन की जो मैट्रिक्स होती है, हड्डियों के अंदर जो लवण भरा होता है, इस लवण का नाम क्या बोला हमने? कैल्शियम फॉस्फेट। और जो ये लवण होता है इसकी वजह से हड्डियां कठोर होती हैं। अगर इस लवण का सूत्र पूछ लिया जाए तो कैल्शियम फास्फेट। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कैल्शियम कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। और नो डाउट दोस्तों हम यहां से बात करें फास्फोरस, इसकी वजह से हड्डियां चमकीली होती हैं। और आपको बता दूं जब भी दाह संस्कार होता है तो आपने देखा होगा शमशानों में कई बार दाह संस्कार हो जाने के अगले दिन भी शमशान में एक चमकती हुई आग दिखाई देती है। तो ये फास्फोरस ही होता है। और फास्फोरस कहीं ना कहीं वायु के साथ क्रिया करके चमकता है, तो ये वो फास्फोरस होता है। ये बात हमने की। हड्डियां कठोर संयोजी उत्तक होती है और हड्डियों का निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। तो ये बातें हम मोटे मोटे रूप से यहां से कर सकते हैं। और देखते हैं भी हड्डियां कैसी होती हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, आपने बार बार देखा होगा कि हड्डियों में एक पाई जाती बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसमें रक्त का निर्माण होता है। सामान्यतः अगर हम यहां से बात करें, जैसे मान लो मैंने पसली बना दी। क्या बना दी भी? पसली बना दी। और पसलियों के अंदर ये मैंने देखा ये क्या है? बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, यहां पे अपन बोल सकते हैं रेड बोन मेरो। तो दोस्तों आपने सुना होगा अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। बिल्कुल रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण होता है। और रक्त के निर्माण में हम बात करें
तो दोस्तों कहीं न कहीं तीनों प्रकार की जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, रेड बोन मेरो में अपन बात करें स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। और इन्हीं से आगे चलकर दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कुल मिलाकर तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और कहीं भी हो सकता है, तो ये हम बात करेंगे जब ब्लड पढ़ेंगे, तब पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड्डियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, और अस्थि मज्जा की हम बात करें, कहीं ना कहीं इसका काम होता है रक्त का निर्माण करना। और रक्त में तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं की जो बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण ही किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर हम हायर लेवल पे जाएं, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि कहीं ना कहीं बचपन में जब हड्डियां पतली होती हैं, तो उस समय पूरी हड्डी में रेड बोन मैरो पाई जाती है, और जिससे रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जैसे जैसे हड्डियां बड़ी होने लगती हैं, तो बड़ी हड्डियों की अगर मैं बात करना चाहूं, बड़ी हड्डियों की मैं बात करना चाहूं तो क्या होता है, बड़ी हड्डियों की सिरों पर, बड़ी बड़ी हड्डियों के सिरों पर क्या पाई जाती है? रेड बोन मेरो। और बड़ी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, बड़ी हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। और यहां पे येलो बोन मेरो पाई जाती हैं। यहां पे अपन बोल सकते हैं खोखली होने लगती हैं, और यहां पे क्या मिलेगी? येलो बोन मेरो। और दोस्तों हमने क्या कहा, किनारों पर क्या शिफ्ट हो जाती है? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। दोस्तों बड़ी हड्डियों में केवल सिरों पर क्या पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा, जो कि दोस्तों हमने देखा इस प्रकार से दोस्तों स्पॉन्जी होती है, या हम इसको बोल सकते हैं पोरस, छिद्र होते हैं। आपने स्पंज की गद्दी देखी है? बिल्कुल स्पंज की गद्दी समान। तो हम कह सकते हैं कि ये छिद्रित हो जाती है, छिद्रित, या हम इसको बोल सकते हैं पोरस, या हम कह सकते हैं स्पंजी। इज इट क्लियर और नो? तो हम यहां से बात करेंगे कि बड़ी हड्डियों के सिरों पर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं छिद्रित या स्पंज के समान होती है। और बड़ी हड्डियां बीच में से क्या हो जाती? खोखली हो जाती। जैसे कि मैं बात करूं जो हमारी पैर की जो हड्डी होती है, हम बात करें हमारी जो जांग होती है, इसमें क्या है? फीमर है। और फीमर काफी बड़ी हड्डी है, तो ये अंदर से क्या हो जाती है? खोखली हो जाती है। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो जो जो बात हमने यहां से देखी, हड्डियों से रिलेटेड जो बात हमने देखी, उसको अपन एक बार देखते हैं यहां से। बिल्कुल, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब दोस्तों हमने कहा कि हड्डियों को क्या कहा जाता है? ओस्टियो कहा जाता है। हड्डियों को हमने क्या कहा? ओस्टियो कहा। बिल्कुल, ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियोसाइट हड्डियों में मिलने वाली कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों को नष्ट करने वाली कोशिका। ये बात हमने यहां से कर ली है। बिल्कुल, अब यहां से अगर हम बात करना चाहें, हमने दोस्तों देखा कि हड्डियों में जो प्रोटीन मिलता है उसे क्या कहते हैं? भी ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। यहां से हम बात कर सकते हैं हड्डियों में कौन सा प्रोटीन मिलता है? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फोरस मिलता है। देखिए अभी अभी हमने बात की थी, कैल्शियम व फास्फोरस किस में पाया जाता है? हड्डियों में। और ये कैल्शियम फास्फोरस किस रूप में मिलता है? एक लवण के रूप में। तो हम यहां से कह सकते हैं हड्डियों में कैल्शियम फोस्फेट नामक एक लवण पाया जाता है, और ये वो लवण है जो हड्डियों को कठोरता देता है,
बात की क्या? तो ये हम कह सकते हैं यहां से। फिर हम कहें कि हड्डियों का निर्माण मध्य चर्म से या मेसोडर्म से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा बाह्य कंकाल की उत्पत्ति किससे हुई थी? अधिचर्म या एक्टोडर्म से। लेकिन हड्डियों की और उपास्थि की उत्पत्ति किससे हुई? दोस्तों मेसोडर्म से। ये बात हम कह सकते हैं। फिर हम कहें हड्डियां एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, लेकिन कौन सा? कठोर संयोजी ऊतक है। ये चीज हमने यहां से देखी। बिल्कुल। अब दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं, एक पॉइंट है जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि हड्डियों में या उपास्थियों में क्या अंतर है, या तो ऐसे पूछ लेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं हड्डियां काफी कठोर होती हैं, उपास्थियां थोड़ी लचीली होती हैं, हड्डियों की तुलना में कम कठोर होती हैं। या हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि हेबर्सियन कैनाल का संबंध किससे है? हेबर्सियन कैनाल का संबंध किससे है? तो हेबर्सियन कैनाल किसमें पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन चीजों को अगर हम फर्दर मेडिकल साइंस पढ़ें या हायर लेवल की तैयारी करते हैं तब पूरा डिटेल में आता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हेबर्सियन कैनाल का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जाएगा। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। हम आपकी सफलता के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ आप चलते जाइए, जो जो हम कहते जा रहे हैं वो करते जाइए। साइंस की दुनिया में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ये हमारा चैलेंज है आप लोगों से। फिर हम बात करें, हड्डियों के आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता है। हमने बात की थी हड्डियों के बाहर जो आवरण था, हमने यहां से देखा था, ये हड्डियों के बाहर जो आवरण था ये क्या था? पेरिओस्टियम। हड्डियां मज्जा युक्त, हमने बोला हड्डियों में क्या पाई जाती? मज्जा पाई जाती है। और वो मज्जा कैसी हो सकती है? स्पंजी कहें या क्या कह सकते हैं? सैरंध्री, छिद्रित बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? छिद्रित। ये हम यहां से बात कर सकते हैं, छिद्रित होती हैं। लेकिन बड़ी हड्डियों को अंदर से अपन क्या कह सकते हैं? खोखली। लेकिन बड़ी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। ये बात हम यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी हड्डियां अंदर से खोखली होंगी। और दोस्तों चपटी हड्डियां होती हैं, उनमें किसका निर्माण होता है? दोस्तों रक्त का निर्माण होता है। उनमें क्या पाई जाती है? लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर और नो? फिर हम यहां से बात कर सकते हैं, हड्डियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है जिससे रक्त का निर्माण होता है। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब और देखेंगे, रक्त में बनने वाली जो सभी कणिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सभी की सभी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप सभी का क्या हो चुका होगा भाई? क्लियर हो चुका होगा। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों यहां से अपन बात करें, भाई हमारी ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ, भी एक कन्या आई। जनरली अपन जो बात करें, कोई इस बात को ओढ़ ना ले, कन्या मीन्स लड़कियों की बात अपन कर सकते हैं, गर्ल्स की अपन बात कर सकते हैं। तो एक कन्या, एक जो अपन बात करें, एक मैडम जी आई और वो बोलती हैं कि सर आपके मेरी जिंदगी में आने से मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। तो मैंने कहा देखो मैडम जी, थोड़ा सोच समझ के बोलिए कि मैं आपकी जिंदगी में तो अभी भी नहीं आया हूं। हाँ ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरे करियर में आने की वजह से आपकी लाइफ में काफी चेंजेज आ गए। हाँ ये आप कह सकते हो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक बार क्या हुआ, मैं एक सेमिनार लेने गया हुआ था। और सेमिनार लेने गया तो वहां पे मैंने अच्छे मोटिवेशन की बातें की, खूब हंसी मजाक भी किया। तो मेरी नजर गई एक कॉर्नर में बैठे हुए एक व्यक्ति के ऊपर गई। और वो व्यक्ति ना तो जोश की बातें करें तो जोश में आए, अगर मैं तालियों की बात करूं तो ना तो जो मतलब हंसी मजाक की बात करूं तो ना वो तालियां बजाए। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जैसे ही सेमिनार कंप्लीट हुआ, जनरली तो क्या होता है, लोग मुझसे आके पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उस दिन क्या हुआ, मैंने सबसे पहले सेमिनार खत्म किया और उस आदमी से मैं मिला। मैंने कहा भाई एक बात बताओ यार, आप किस टाइप के आदमी हो? ना जोश की बात पे आपको जोश आता है, ना हंसी की बात पे आपको हंसी आती है, ना आप ताली बजा रहे हो। कि नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको दिखाई नहीं दिया, मैं हंसी की बात पे हंस भी रहा था, ताली भी बजा रहा था, जोश भी आ रहा था मुझे। लेकिन ये काम मैं नहीं कर रहा था, मैंने इस चीज के लिए आदमी रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है, तो यार आदमी बड़ा काम का है। फिर इत्तेफाक से क्या हुआ, लगभग 2 महीने बाद मुझे वो आदमी एक दिन मार्केट में मिल जाता है। और मैंने क्या देखा, उसने हाथ पे बहुत सारी मोली डोरे वगैरह बांध रखे थे। तो
रात की बात, यही कोई 10:30-11 बज रहे होंगे। तो मैंने उससे पूछा, भाई मार्केट में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, सर पहचान गए। मैंने कहा, भाई तू तो काम की चीज़ है, तुझे कोई क्यों नहीं पहचान सकता? लेकिन यार मैंने कहा, ये डोरे वगैरह बांध रखे हैं, कोई शादी वादी होगी क्या? क्या सर, अभी 1 हफ्ते पहले ही शादी होगी। मैंने कहा, 1 हफ्ते पहले शादी हुई है और रात को 11 बजे आप यहाँ कैसे? कि सर उस दिन बताया तो था, आदमी रखा हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखें, कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ये देख रहे हैं, साथ में पेन और अपना रजिस्टर लेके नहीं बैठे हैं। वो लोग ये ना सोचें कि आदमी रखा हुआ है, ये मेरा डायलॉग याद कर लेना, तो अपने आप वापस से आप रजिस्टर पेन लेके बैठ जाएंगे। वापस से हम पॉइंट पे आते हैं। यहां से अब हम बात करने वाले हैं, हड्डियों को हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं ये हड्डियां शरीर में व्यवस्थित किस प्रकार से होती हैं। देखते हैं कितनी हड्डियां हमारे अंदर होती हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं जब माँ के पेट में या माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो उस समय उसको कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। फिर भ्रूण से बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होके कहीं न कहीं जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नवजात शिशु। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है? अगर नवजात की बात करें, तो दोस्तों नवजात में हड्डियों की संख्या डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे कितनी? 300। देखिए कुछ किताबों में एरर है, लेकिन नवजात की बात की जाए तो 300 आपको करना है। फिर अगर हम यहां से बात करें, बच्चों में पूछे, दोस्तों बच्चों में हमसे पूछे तो बच्चों में कितनी होगी? हड्डियों की संख्या होगी 270। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ हड्डियां मिलकर जुड़कर कहीं ना कहीं संयुक्त हो जाती हैं, जिससे संख्या कम हो जाती है। तो पहले 300, फिर 270। अगर मैं बात करूं वयस्क की, तो वयस्क में दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। ये बात हमने यहां से देखी। तो अब हम यहां से देख रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए अंतः कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस चीज को हम देखते हैं। नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु की अगर हम बात करें, नवजात शिशु में 300 या 306। एक एग्जाम था जिसमें ऑप्शन 306 भी दिया हुआ था, उसमें 300 ऑप्शन में नहीं था, तो हमने 306 उसमें राइट टिक कर दिया। अगर हमसे पूछा जाए बच्चों में कितनी होती हैं, तो हम यहां से बात करेंगे, बच्चों में होती हैं 270। और जो बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार हमको पेनिट्रेट करता है कि वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वयस्क मनुष्य में जैसे हम हैं, हमारे अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। और दोस्तों ये 206 हड्डियां आपको मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं ओरली याद करवा दूंगा। तो ये 206 हड्डियां हमारे शरीर में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसको हम देखते हैं। देखते हैं भाई, हमारे शरीर में कुल हड्डियों की बात हमने की कितनी? 206। लेकिन ये 206 किस प्रकार से डिवाइड हैं, हम इनको देखते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में व्यवस्थित है। दोस्तों अभी आप बिल्कुल मेरे को फील कीजिए कि जैसे मैं यहां से बात करूं, आपने कोई देखा होगा, कोई पंखा देखा होगा, ये पंखे का क्या होता है? अक्ष, और चारों तरफ ये क्या लगी होती है? पंखुड़ियां। तो हम ऐसे ही बात करते हैं, मान लो अभी जो मेरा बीचों बीच का भाग है, ये क्या है? अक्ष है। और ये दोस्तों मेरे हाथ और पैर क्या है? पंखुड़ियां हैं। तो हम इस हिसाब से बात करते हैं, बीचों बीच का भाग क्या है? अक्ष। और दोस्तों ये क्या लगी हुई है? जैसे पंखुड़ियां। तो दोस्तों वैसे आपने सुना होगा हाथ पैरों को क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांग। तो दोस्तों इनको हम उपांग कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? अक्ष। तो हमने हमारे अंतः कंकाल को दो भागों में बांट लिया। एक हमने बांट लिया दोस्तों अक्षीय, अक्षीय, और एक हमने बांट लिया दोस्तों उपांगीय। क्या बांट लिया? उपांगीय। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, जो बीचों बीच का भाग है इसे क्या कहेंगे? अक्ष। और दोस्तों ये जो साइडों में, इनको क्या कहेंगे? उपांग। अब मैं आपको बता दूं कि अक्ष में तो कौन कौन आने वाली है, और साइडों में दोस्तों उपांग में कौन कौन। देखो अगर उपांगों की बात करें तो दोनों हाथ और दोनों पैर उपांग होते हैं। भाई अगर मान लो किसी का हाथ पैर अगर कट जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ये तो अपंग है, या हाथ पैरों में कोई दिक्कत है, तो यही बात करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बात की कि ये दोनों क्या है?
दोनों हाथ और दोनों पैर क्या है? उपांग। और हाथ जहां से जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंधे। और पैर जहां से जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कूल्हे। तो दोस्तों ये भी किस में शामिल होंगी? उपांगी में। तो हमने उपांग में किस किस को शामिल किया? अगर यहां से मैं बात करना चाहूं तो उपांग में दोस्तों हमने हाथ, पैर, कंधे और कूल्हे, ये हमने किस में शामिल किया है? उपांगों में। अब इसके अलावा जो भी हमारे शरीर में जो बच गया वो किस में आएगा? अक्ष में। वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्षीय कंकाल में अब कौन कौन बच गया? हमारा सिर या खोपड़ी, सिर या खोपड़ी, हमारी एक छाती की हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, छाती की हड्डी, स्टर्नम। देखिए अक्ष की हम बात करें जो बीचों बीच, ये हमारी खोपड़ी, पूरा खोपड़ी या सिर। फिर दोस्तों हम यहां से बात करें, ये हमारी छाती की हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम, आगे स्टर्नम है, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी है, और इनको जोड़ने के लिए क्या पाई जाती? पसलियां। तो ये हम किस में शामिल करेंगे? अक्षीय में। तो हमने क्या देखा? स्टर्नम। तो और हमने क्या देखा? पीछे की तरफ क्या? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और हम यहां से बात कर सकते हैं और क्या बच गई? पसलियां। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि पूरे कंकाल तंत्र को, पूरी 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो अक्ष पे रहेगा उसे अक्षीय कंकाल, और जो उपांगों में रहेगा उसे उपांगीय कंकाल। अब उपांगों की हम बात करें तो दोनों हाथ और दोनों पैर। और हाथ और पैर कहां से जुड़ते हैं? हाथ कंधों से जुड़ते हैं और पैर किससे जुड़ते हैं? कोलों से। तो ये हम बात किस में कर सकते हैं? कहीं ना कहीं उपांगीय में। फिर अगर हम यहां से बात करें अक्षीय में तो सिर या खोपड़ी, और हम यहां से बात कर सकते हैं छाती की हड्डी, स्टर्नम, रीढ़ की हड्डी और पसलियां। तो ये चीजें हम किस में शामिल कर सकते हैं? अक्षीय में। दोस्तों मैं डायग्राम के हिसाब से आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार। देखिए हमारे पास ये डायग्राम है जो इस बात को कहीं ना कहीं अच्छे से समझा पा रहा है कि अक्ष और उपांगीय कंकाल कौन सा है। देखिए अक्षीय कंकाल यहाँ पे नीले रंग से दिखाया गया है और उपांगीय कंकाल आपको लगभग ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप एक बार क्लिक कीजिए, दोनों हाथ, और अगर अपन यहां से बात करें, देखिए दोनों हाथ यहां से हम बात कर सकते हैं। ये देखिए ये हाथ और ये वाला हाथ, दोनों हाथों की हम बात कर सकते हैं। दोनों पैर और हाथ कहां? कंधों से जुड़े हुए हैं और कूलों से क्या जुड़े हुए हैं? पैर जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये किस में आ जाएगा दोस्तों? उपांगीय कंकाल में। फिर अगर हम यहां से बात करना चाहें कि ये नीले रंग से क्या दिखा है? अक्षीय कंकाल। देखिए ये हमारी क्या है? खोपड़ी, इसको हम किस में शामिल करेंगे? अक्षीय कंकाल में। फिर हमने कहा ये छाती की जो हड्डी, ये जो मैंने अलग कलर से आपको दिखाई, ये क्या है? छाती की हड्डी है। और कहीं ना कहीं हम यहां से बात करें, जो ये जो पीछे से आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। और इन दोनों को आपस में अगर जोड़ने की हम बात करें यहां से, तो अगर जोड़ने की बात करें तो ये जो अलग से जो जोड़ा जा रहा है, ये हम बात करें, ये कौन है? पसलियां। तो ये सब किस में आएंगी? अक्षीय कंकाल में। फिर से हम देख रहे हैं, हमने क्या बोला? अक्ष पे रहेगा वो अक्षीय कंकाल और उपांगों में रहेगा वो उपांगीय कंकाल। अक्ष पे कौन कौन? खोपड़ी, छाती की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और हमारी पसलियां। खोपड़ी, छाती की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां, ये किस में आ गई? अक्षीय में। और जो दोनों हाथ, दोनों पैर, कंधे और कूल्हे किस में आ गए? उपांगों में। दोनों हाथ, दोनों पैर, कंधे और कूल्हे किस में आ गए दोस्तों? उपांगीय कंकाल में। अब हम यहां से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहां से कि इनकी संख्या कितनी होती है। भी टोटल तो 206 है, अक्ष में कितनी मिलेंगी और कहीं ना कहीं उपांगों में कितनी मिलेंगी? तो आपको दोस्तों यहां से ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो अक्षीय कंकाल में इनकी संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80। और 206 में से 80 निकल जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 126। तो उपांगीय में कितनी होगी? 126। तो टोटल 206 आ गई।
अब अगर इन 206 को याद करना हो, पहले हम दोस्तों मोटे मोटे रूप से याद रख लेते हैं, फिर हम आगामी लेक्चर में पूरी की पूरी जो चीजें हैं आपको वन बाय वन दोस्तों एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सारी हड्डियों को काउंट करवाएंगे। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हम यहाँ पे शामिल करने वाले हैं। क्वेश्चन जो बनते जा रहे हैं देखना सुनना। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या है 206। हम टोटल हड्डियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? अक्षीय और उपांगीय कंकाल में। हमसे पूछा जाए अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या है 80, उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या है 126। अब अक्षीय कंकाल में जो 80 हैं, 80 जो हड्डियां हैं, ये कहां कहां पाई जाती हैं? अगर ये हमसे पूछा जाए तो दोस्तों ये हम यहां से देखते हैं। देखिए एक बार दोस्तों, सिर या खोपड़ी की हम बात करें, सिर या खोपड़ी में जो पाई जाती हैं, अगर उन हड्डियों की हम बात करें कितनी होती है? 29। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी होंगी? 29। छाती की हड्डी केवल एक होती है, स्टर्नम, जो बड़ी हड्डी अभी अभी हमने डायग्राम में दिखाया था, ये एक होती है। हमसे पूछा जाए रीढ़ की हड्डी की, अगर वयस्क मनुष्य की बात की जाए, रीढ़ की हड्डी वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, तो कितनी होंगी? 26। और पसलियों की बात की जाए तो वैसे तो दोस्तों 12 जोड़ी होती हैं, लेकिन टोटल नंबर की बात की जाए तो 24। आप चाहो तो इस चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 29, 31 और दोस्तों 26, यहां से 56 और 24 कितना हो गया? 80। तो अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 80। फिर से खोपड़ी 29, स्टर्नम 1, फिर हम बात करें रीढ़ की हड्डी में वयस्क मनुष्य में 26 और पसलियां कितनी होगी? 24। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। अब उपांगों में 126 कहां पे मिलती है? तो दोस्तों देखना, एक हाथ में कितनी मिलती है? 30, दूसरे में भी कितनी? 30। फिर से देखना, एक हाथ में 30 और दूसरे में भी 30, तो हम कह सकते हैं दोनों हाथों में 30 + 30, बोल सकते हैं टोटल 60। अगर पैर की हम बात करें तो दोस्तों पैर में भी, एक पैर में कितनी मिलती है दोस्तों? 30, और दूसरे पैर में भी कितनी मिलेंगी? 30। तो बिल्कुल 30 और 30 कितनी होगी? ये भी 60 होगी। अगर मैं बात करूं कंधों की बात करूं दोस्तों, अगर हम यहां से कंधों को वैसे कहा जाता अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कंधों की या अंश मेखला की बात करूं तो एक कंधे में मिलती है 2 और दोनों तरफ के कंधों में मिल गई 4। तो टोटल कितनी होगी कंधों में? 4। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कूलों में बात करूं तो जो हमारी जो कूले की हड्डियां होती हैं दोस्तों, दोनों तरफ के पुट्ठों में एक एक होती है, एक तरफ के पुट्ठे में एक और दूसरी तरफ के पुट्ठे में एक। तो कूलों में कितनी हड्डियां होती है? 2। वैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में बोला कि भाई हमारे कूले में 2 हड्डियां होती हैं, तो बच्चे ने लिख लिया हमारे खुले में 2 हड्डियां होती है। भाई खुले में नहीं, कूले में 2 हड्डियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को क्लिक कर पा रहे होंगे। एक बार देखते हैं दोस्तों, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है वयस्क मनुष्य की। किसकी बात हो रही है? वयस्क मनुष्य की। ये जो डेटा है किसके लिए है? वयस्क मनुष्य के लिए। वयस्क मनुष्य में, इज इट क्लियर और नो? और वयस्क मनुष्य में हमने बोला इस जो हड्डियों को टोटल कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक कौन सा? अक्षीय कंकाल। हम बात कर सकते हैं कितनी संख्या है? 80। और उपांगीय में कितनी? 126। अब हमने देखा ये अक्षीय कंकाल में 80 कैसे कैसे हैं? खोपड़ी में 29, स्टर्नम में 1, पसलियों की हम बात करें 24, रीढ़ की हड्डी में 26, टोटल कितनी? 80। बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल। फिर दोस्तों हम यहां से बात करें हाथों में देखें तो दोस्तों दोनों हाथों में 30 और 30 60, दोनों पैरों में 30 और 30 60। कंधों की हम बात करें तो दोस्तों एक तरफ के कंधे में 2 और दोनों तरफ में 4, अर्थात अंश मेखला में टोटल कितनी? 4। और कूलों में दोस्तों कितनी? 2। तो कुल मिलाकर ये भी कितनी होगी? 126। दोस्तों लगातार आप 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ते रहिए। और दोस्तों आपको ये कंटेंट है जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लगातार मेहनत कीजिए। हम आपकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आप सब लोग सफल हों। और दोस्तों आप अपने परिवार का, अपने खुद का और देश का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साइंस बाई केएल स्वामी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।